हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं जीएस के एक नए टॉपिक के साथ। 31 अक्टूबर जो कि आज है राष्ट्रीय एकता दिवस। आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही समझेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस हम क्यों मना रहे हैं, किसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं और उनके क्या क्या योगदान रहे हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय एकता दिवस की हम बात करेंगे तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के और जो भारत के होम मिनिस्टर भी होते हैं, उनके योगदान, उनके संघर्ष और उनका क्या क्या आज़ादी के बाद भारत के प्रिंसली स्टेट्स को एक कर भारत का एकीकरण किया उसके बारे में। जैसे कि नाम दिया हमने आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया? जैसे कि जर्मनी में बिस्मार्क ने बहुत सारे स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को इकट्ठा कर जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी प्रकार से 560 से ज़्यादा रियासतों को एक कर भारत में सरदार पटेल जी ने एक कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। और समझेंगे इनके किस प्रकार से इन्होंने आज़ादी के टाइम में गांधी जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में काम किया, किस प्रकार से आंदोलन लड़े और क्यों एक पटेल सरदार बनता है, जिसमें हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन की, बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन की, और साथ ही बात करेंगे उनके जीवन, उनके स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उनकी निधन के बाद उनको भारत रत्न की। तो दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वो तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, ये वीडियो आपको आपकी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। बने रहिए मेरे साथ, आप जानेंगे डिटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में, उनके आंदोलन और उनके राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में। देखते हैं डिटेल से। चलो बात करते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और साथ ही एक सेक्रेटरी होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो वीपी मेनन जी। सरदार पटेल जी के जीवन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। सरदार पटेल जी का जो जन्म होता है वो 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियावाड में होता है जिला। इनके पिता का नाम जावर भाई पटेल और इनकी माता का नाम होता है लाडबाई। सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क और आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा नाम, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एक बार फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार का एक वीडियो में बताया था कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था। लगभग 39 स्टेट्स को एक करके जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी में का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से 500 से 60 से ज़्यादा रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स को सरदार पटेल जी ने एक करके भारत का अभिन्न अंग बनाया था। इसलिए सरदार पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके लौह पुरुष की बात करें तो इनका एक दृढ़ संकल्प, उनका नेतृत्व, व्यक्तित्व उनका एक दृढ़ नेता के रूप में दिखाता है, तो इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब हम इन बात करते हैं कि मैन हु यूनिफाइड इंडिया, इन किस प्रकार से एक अकेले इंसान ने भारत को एक यूनियन के रूप में यूनाइटेड कर दिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि लगभग 560 से ज़्यादा रियासतें को एक करना कितना आसान काम नहीं होता। यदि आज़ादी के टाइम हम बात करें तो जो ये आज़ादी मिली थी, तो हमें इतनी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली जितना कि हमें आज लग रहा है। किसी भी देश की आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के लिए ज़रूरी होता है उस देश की लोगों के बीच एकता की भावना होना, क्योंकि पिछले 200 साल से जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम किया, उसका कहीं ना कम गुलामी का जो एक बहुत बड़ा कारण था वो हमारे इन
560 जो मैं आज बात कर रहा हूँ प्रिंसली स्टेट्स की, देसी राजाओं और रजवाड़ों की, उनके बीच एकता की कमी थी। इनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो सरदार पटेल जी ने जो काम किया है, उसी के उपलक्ष्य में आज 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में, दिल में सरदार पटेल जी के लिए कृतज्ञता का भाव है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, या मैं कहूँ कि सरदार पटेल जी नहीं होते, तो हमारा भारत आज अफ्रीका की तरह दिखाई देता, कि किस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे देशों में बटा होता। यदि मैं कहूँ कि मुझे बेंगलोर जाना होता दिल्ली से, तो मैं पहले दिल्ली जाता, फिर वहाँ से पासपोर्ट, जैसे ही बेंगलोर जाता तो वहाँ पर पासपोर्ट लेता, और बेंगलोर एक अलग देश होता, दिल्ली एक अलग देश होता, बिहार एक अलग देश होता, इस प्रकार से। लेकिन सरदार पटेल जी ने इन सभी रियासतों को एक कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अब 560 रियासतों में लगभग रियासतें तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम भारत का एक अभिन्न अंग हैं। लेकिन कुछ रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती थी और भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, वो उनके बारे में हम अब डिटेल से बात करेंगे। आज़ादी के टाइम में भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट्स बने थे, और जैसे ही 2 स्टेट्स बनते हैं तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं, क्योंकि हमें जो इंडिया सौंपा गया था वो ब्रिटिश इंडिया सौंपा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जी ने ऑप्शंस दिए थे कि भाई आप आज़ाद हो रहे हो, तो जो 560 रियासतें थी हमारी, इनको भी ऑप्शंस दिया गया था कि आप या तो भारत का अंग रहो, भारत में शामिल हो, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, या आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शामिल हो सकते हो। लेकिन कुछ लगभग सभी रियासतें शामिल हो चुकी थी, कुछ रियासतों को छोड़कर। उनके बारे में हम अब डिटेल से बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम सबसे पहले जोधपुर की। तो जोधपुर के जो राजा होते हैं हरवंश सिंह जी, ये जोधपुर है कहाँ पे? ये राजस्थान का स्टेट्स है और पाकिस्तान बॉर्डर पर है। तो जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट्स होता है, तो जिन्ना यहाँ से मीटिंग करते हैं हनुमंत जी से कि आप हमारे देश में शामिल होइए, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, ये जो भी आपकी डिमांड होगी उन सभी डिमांडों को हम पूरा करेंगे। तो जो हनुमंत सिंह जी होते हैं, उनके साथ एक राजा भी होते हैं जैसलमेर के जवाहर सिंह जी, वो साथ जाते हैं, और वहाँ पर जीना साहब भी होते हैं, हनुमंत जी भी होते हैं, और जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह भी होते हैं। तो उनको ऑफर भी क्या दिया जाता है कि आप लो, ब्लैंक पेपर लो, और इस पे हम साइन करके दे रहे हैं कि आप जो भी डिमांड है वो सारी की सारी डिमांड हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब जवाहर सिंह जी उनसे क्वेश्चन करते हैं महाराजा हनुमंत सिंह जी कि भाई यदि कल को कोई विद्रोह हो जाता है या आपसी मतभेद होता है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, तो आप किसका साथ दोगे? तो हनुमान जी के माइंड डाइवर्ट हो जाता है उसी टाइम, और वो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, और वो उस मीटिंग से उठकर आ जाते हैं वापस। इसी बात का पता सरदार पटेल जी को लगता है, क्योंकि सरदार पटेल जी के जो गुप्तचर होते हैं लगभग पूरे देश में फैले होते हैं, और उनको सभी जो भी देश में इंटरनल एक्टिविटी चल रहे होते हैं उन सभी का वो ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या मीटिंग हो रही है, किससे क्या बातचीत हो रही है, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि हनुमंत जी ने वहाँ से इनकार कर दिया है, तो वो कांटेक्ट करते हैं प्रिंसली स्टेट्स के जो सेक्रेटरी होते हैं वीपी मेनन साहब जी से, और बोलते हैं कि हनुमंत सिंह को आप मीटिंग कीजिए उनके साथ, और किसी भी प्रकार से हमारे देश में शामिल कीजिए उनको, और जो भी ऑफर देना है आपको, जो भी उनकी डिमांड है, उन सभी डिमांडों को पूरा कर दीजिए। जैसे ही हनुमंत साहब दिल्ली आते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं वीपी मेनन जी, और सभी की सभी डिमांडें उनकी मान ली जाती हैं, और वो भारत में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद की। यदि हम हैदराबाद की बात करें तो ये एक बहुत ही लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स होता है, और सबसे रिचेस्ट स्टेट भी हम इनको कह सकते हैं। इनके जो निज़ाम होते हैं मीर उस्मान अली जी होते हैं, और ये बोलते हैं कि न तो मुझे
पाकिस्तान में शामिल होना है, न ही मुझे भारत का अंग बनना है। मुझे तो स्वतंत्र रहना है और मेरा खुद का एक राष्ट्र होगा और मैं स्वतंत्र रहूँगा। सरदार पटेल जी उनको ऑफर देते हैं कि भाई आप ठीक है स्वतंत्र रहो, लेकिन जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम भी उनके पास भी 3 चीज़ें थी हमारे, जैसे डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, वो भारत को सौंप दो, आप फ्री स्टेट्स रह सकते हो, आपको यहाँ का राजा भी घोषित कर देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निज़ाम है वो मानते नहीं है इस बात को। तो इसी साथ ही साथ इसी टाइम में ही एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है हैदराबाद में, और जो मामला होता है वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो हम पटेल जी क्या करते हैं, भारतीय सेना को भेजते हैं वहाँ पर और एक ऑपरेशन तैयार करते हैं, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन पोलो, जो 13 सितंबर 1948 को चलता है और 18 सितंबर 1948 को लगभग 5 दिन में हमारी सेना निज़ाम से समर्पण करवा लेती है और निज़ाम विलय पत्र पर साइन कर हैदराबाद भारत में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स की। यदि हम नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स में बात करें तो बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं वो मोहम्मद महाबत खान जी होते हैं। वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान के विलय पत्र पर साइन पहले कर देते हैं। वो उनको लगता है कि पाकिस्तान जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो भी मेरी डिमांड मानेगा, वो बाई सी भी मान लेगा, मतलब समुद्र से होते हुए मान लेगा, क्योंकि जूनागढ़ जो होता है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है गुजरात का, और उसको लगता है कि यदि डायरेक्ट भी ना मैं जाऊँ गुजरात से हुए तो मैं बाई सी इस हेल्प कर सकता है मुझे गुजरात। अब जैसे ही इस बात का विलय पत्र पर साइन कर देता है तो वहाँ की जनता जो होती है वो विद्रोह कर देती है कि हमें पाकिस्तान में शामिल नहीं होना। और जो जैसे ही जनता का विद्रोह होता है तो नवाब और उसकी फैमिली को पाकिस्तान भागना पड़ जाता है, और इसी प्रकार से जूनागढ़ भारतीय स्टेट्स का एक अंग होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की। अब नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं हम। कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो पिछले 77 साल से आज भी कश्मीर एक विवादित स्टेट्स बना हुआ है। विवादित स्टेट्स होने के क्या रीज़न है, इसका पीछे भी हम हिस्टोरिक रीज़न की इनके बात करेंगे डिटेल में। कि जिस टाइम भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो इनको ऑप्शंस मिलता है कि आप भारत में रहो, या पाकिस्तान में रहना चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो, या आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रह सकते हो। तो इस प्रकार से जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको ये ऑप्शंस देते हैं, तो वहाँ के राजा हरी सिंह जो होते हैं उस टाइम में वो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, ना ही भारत में शामिल होना चाहते हैं। उसी बीच पटेल उनसे मुलाकात करते हैं, वीपी मेनन साहब को भेजते हैं कि आप महाराजा हरी सिंह से मिलिए और उनको भारत में शामिल होने के लिए कहिए। तो वीपी मेनन साहब बोलते हैं कि आप ठीक है, यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर में महाराजा हैं तो आप जम्मू कश्मीर में महाराजा बने रहिए, लेकिन आपका जो डिफेंस है, जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो हमें हमारे अंडर रहने दीजिए, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन महाराजा जो हरी सिंह हैं वो इस चीज़ को मना कर देते हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें स्वतंत्र ही रहना है। लेकिन इसी बीच 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स होते हैं, जो कबीलिया लोग होते हैं, और उनमें शामिल पाकिस्तान के सेना के जवान और उनके ऑफिसर बेस बदल कर आते हैं और वो कश्मीर में हमला कर देते हैं। हमले करने के बाद 25 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह सरदार पटेल जी के पास मदद के लिए सूचना भेजते हैं। तो सरदार पटेल जी कहते हैं कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप विलय पत्र पर साइन कर दोगे, और जो हमने 3 चीज़ें बताई हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो 26 अक्टूबर को 1947 को महाराजा हरी सिंह विलय पत्र पर साइन कर देते हैं कि हम ये चीज़ें भारत को सौंप रहे हैं। और इसी बीच 27 अक्टूबर को पटेल जी के द्वारा इंडियन आर्मी वहाँ पर भेज दी जाती है जम्मू कश्मीर में, और इंडियन आर्मी हमारी वहाँ पर धावा बोलती है और जम्मू जो कश्मीर को वो भारत में शामिल करने के लिए
लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ जो कबीलाइत हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इसी उपलक्ष्य में इन्फेंट्री डे भी मनाती है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स की बात हो गई। लगभग प्रिंसली स्टेट्स से भारत में शामिल हो गए, भारत का एकीकरण हो गया। सरदार जी का एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय को एक करने में या भारतीय प्रिंसली स्टेट्स को एक करने में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 की बात करें तो ये एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा या स्पेशल प्रोविज़न था। वैसे ये आर्टिकल था, ये 307A, ये एक स्पेशल प्रोविज़न था उस टाइम में, और बाद में ये 370 आर्टिकल बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है उस टाइम पे, कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न मिले, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिले, इस प्रकार से। और इसी के साथ बाद में आर्टिकल 35A भी शामिल हो जाता है इनकी नागरिकता वगैरह को लेकर। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आती है तो दोबारा से चुन के तो 370 को ये एब्रोगेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो जम्मू और कश्मीर होता है, भारत का जो स्टेट्स होता है, उसको यूटी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। और फिलहाल अब ये 2 यूटी हैं, जिसमें एक लद्दाख यूटी है और जो दूसरी यूनिट है वो जम्मू एंड कश्मीर है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण भारत में, और वो भी वर्ल्ड की टॉलेस्ट। क्यों? मैं बात करता हूँ किसी भी देश की आधारशिला मजबूत कब होती है? जब उसकी एकता और अखंडता लगातार बनी रहे। भारत कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे देश के लोगों में एकता की कमी, और जिसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने, और लगातार हमारे देश पर राज करते रहे। किसी भी देश की शांति, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की समृद्धि, वहाँ का विकास तभी संभव होता है जब आपसी लोगों में एकता की भावना बनी रहे, जिसकी एक जीती जागता उदाहरण उस टाइम पे सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। जैसे हमने पीछे बात किया प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, तो लगभग 560 से ज़्यादा रियासतों को एक कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उसी के उपलक्ष्य में सरदार पटेल जी को सम्मान देने के लिए हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, जो 31 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट होती है और 30 अक्टूबर 2018 को बनकर तैयार हो जाती है, और 31 अक्टूबर मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, और इसी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यदि हम इसके डिज़ाइनर की बात करें तो यहाँ एक इंडियन डिज़ाइनर रामवीर सुतार जी होते हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया, उनको बनाया, और साथ ही अदर कंट्री जैसे चाइना, एलन ट्री ग्रुप की भी हमने मदद ली थी। यदि इनके हवा की रफ्तार की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की जो तेज हवाएं हैं उसको भी झेलने में ये सक्षम है ये मूर्ति। और यदि कभी भूकंप वगैरह की आने की संभावना भी हो तो 6.5 रिएक्टर स्केल्स पर भी ये खड़े होने में सक्षम है मूर्ति। यदि इसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल कॉस्ट की बात करें तो 2989 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट आती है। अब हम बात करते हैं सरदार पटेल जी के जो आज़ादी से पहले के आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में नेक्स्ट क्लास अभी देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सत्याग्रह आंदोलनों की। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने आंदोलन किए, उनमें बात करेंगे हम सबसे पहले 1917 में खेड़ा आंदोलन की। 1917 में लगातार भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी थी, जिससे अनाज व पशुओं की चारे की किल्लत भारी मात्रा में हो गई थी। और किसानों ने आग्रह करते हैं ब्रिटिश सरकार से कि आप जो भी लगान ले रहे हो उसको इस साल के लिए टाल दो, क्योंकि हमारी लगभग फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं और हम इस प्रकार का भारी कर देने के
इस प्रकार का भारी कर हम देने में सक्षम नहीं है फिलहाल, और आप अगले साल के लिए इस कर को टाल दो। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने इस प्रकार की फरियाद बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो इसी बीच गांधी जी, जो कि 1917 के, आपको पता भी होगा कि चंपारण में एक आंदोलन होता है, वो भी किसानों का ही आंदोलन होता है, और बहुत बड़े स्तर पर गांधी जी को इस आंदोलन में, चंपारण में, जो कि इंडिको खेती को लेकर होता है, वहाँ के किसानों को एक उपलब्धि हासिल होती है। तो इसी बीच गांधी जी खेड़ा आंदोलन को भी देखते हैं और सभी किसानों से आग्रह करते हैं कि आप ये लगान, जितना भी लगान है उसको न दें, और इसकी कमान सरदार पटेल जी को सौंपते हैं वो, कि आप लीड कीजिए, इनके जो भी हक हैं किसानों के उनको आगे पहुंचाइए। और मुंबई गवर्नमेंट होती है उस टाइम में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक प्रिंसली स्टेट्स की हमने जैसे बात की, इसी प्रकार से एक मुंबई शासन होता है वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उनके आगे मांग रखते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर ये आंदोलन चलता है, जिसमें विठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई भी होते हैं, साथ में अनसुईया बेन, महादेव देसाई जैसे नेता, बड़े बड़े नेता किसानों के घर घर जाकर खेड़ा आंदोलन के बारे में जागरूक करते हैं, और आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फरमान रद्द करना पड़ता है, और लगान, इस साल का लगान वो हटा देते हैं या माफ़ कर देते हैं। और इसी आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अलग ही नेतृत्व सामने आता है। इसी बीच यदि हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली का आंदोलन में, जो कि 1928 ईस्वी में होता है, तो ये जो बारदोली होता है वो गुजरात का एक तालुका होता है, जिसमें भारी बारिश और अकाल के कारण यहाँ पर भी किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन इसी के चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फरमान जारी कर देती है कि 30% एकदम से, कि 30% लगान आपका बढ़ाया जा रहा है। एक तो भारी किल्लत अनाज की, पशुओं के चारों की, और उसी के बीच लगान में भी इतनी वृद्धि हो जाना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका नेतृत्व दिया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़े स्तर पर आंदोलन को लीड करते हैं। जब लास्ट में यह आंदोलन अपने पीक पॉइंट पर होता है, उसी के बीच साइमन कमीशन 1928 में जो एक कमीशन आता है, ब्रिटिश कमीशन होता है, ये भारतीयों के रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए आता है उस समय में, 1928 ईस्वी में ही। उसी के विरोध में वहाँ एक आंदोलन चल रहा होता है, पूरे देश में छोटे छोटे अलग अलग जगह पर अलग अलग आंदोलन चल रहे होते हैं। और इसी बीच बारदोली का भी आंदोलन, किसानों का नेतृत्व सरदार पटेल जी के द्वारा किया जाता है। तो 12 जून को ये हमें सफलता मिलती है इस आंदोलन में, और इसी 12 जून को बारदोली दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और इसी बीच 16 व 17 अगस्त को गांधी जी एक सभा करते हैं, जिसे विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम के विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एक सभा में गांधी जी सरदार जी को सरदार की उपाधि देते हैं, क्योंकि एक वल्लभ भाई पटेल इस सभा के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगते हैं। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हार्ट अटैक के वजह से निधन हो जाता है, और 76 वर्ष की आयु में एक महान नेता, एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी का निधन होना हमारे देश के लिए एक प्रकार से, मैं तो कहूँगा कि हमने एक अमूल्य रत्न को खो दिया था। परंतु जब इंसान का निधन होता है तो मैं ये मानता हूँ कि उसका निधन नहीं होता, बल्कि उसकी जो एक राष्ट्रीय चेतना जो प्रत्येक भारतीय के मन में समाई हुई थी, वो आने वाली पीढ़ी की रगों में दौड़ती है। और जब भी देश के ऊपर संकट होगा तो वो ही प्रेरणा हमारे दिलों में और आने वाली पीढ़ी के दिलों में एक नई चेतना बनकर उभरेगी, और फिर से एक लौह पुरुष बनकर निकलेगा भारत में। और बात करेंगे इनके भारत के सबसे बड़े सम्मान, तो 1991 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो हमने आज बारीकी से समझा कि किस प्रकार से हमने एक ऐसे नेता के बारे में बात की जो कि एक
आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की, और इनके आंदोलन जैसे खेड़ा आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन के भी हमने डिटेल से बात की इस वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जीएस के इसी टॉपिक के नए नए टॉपिक के साथ मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।